हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MBR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राजनीति शास्त्र से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रश्न पत्र है जून 2020 का प्रश्न पत्र। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारत में महिला आंदोलन के संदर्भ में सही है, बताइए। पहला, आर्य समाज महिला मुद्दों के बारे में निरपेक्ष थी, गलत हो जाएगा, बल्कि इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। दूसरा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1924 में हुई थी, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1927 में स्थापना की गई थी। तीसरा है, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने महिलाओं के वोट के अधिकार का मुद्दा उठाया था। सही है कि जो सरोजिनी नायडू हैं, एनी बेसेंट हैं, इन्होंने महिलाओं के वोट देने का अधिकार का मुद्दा उठाया था। चौथा है कि तिलक के गणेश उत्सव का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं को सम्मिलित करना था, तो ये भी सही है कि भैया ये चाहते थे कि गणेश उत्सव हर घर घर में पहुँचे और महिलाएं पूजा करें और आए सम्मेलन में बाहर, तो महिलाओं को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य था तिलक का गणेश उत्सव, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा सही है। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ था। इसी में भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी आंदोलन माना जाता है। इन्होंने महिला उत्थान के लिए कार्य किया था। लड़कियों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए समानाधिकार, बाल विवाह उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन आदि मुद्दे उठाए थे। महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया था, अतः ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कंजन के प्रयासों से 1927 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने 1931 में लंदन यात्रा के दौरान संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष महिलाओं की मताधिकार का मुद्दा उठाया था, इसलिए कथन जो सी है वो सही हो जाएगा। और कथन डी, तिलक के गणेश उत्सव का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार करना, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करना था। नेक्स्ट है, वितरणात्मक न्याय के लिए भाग के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक हैं। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है, तो यह भाग समतावाद को इंगित करता है। उपयुक्त कथन भाग समतावाद से संबंधित हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो कि समाज के गरीब एवं सबल सभी व्यक्तियों को एक कड़ी के रूप में मानकर चलती है, अर्थात दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। यदि एक पक्ष दुखमय है तो दूसरा पक्ष सुखमय नहीं हो सकता। यह सभी के आत्मविकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियों की हिमायती संकल्पना है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्रपति और उनके राज्यकाल बताइए, कार्यकाल क्या था उनका। पहले आते हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा जो कि 1992 से 1997 तक रहे हैं, 1992 से 1997 तक रहे हैं। फिर आते हैं आर वेंकट रमन, इनका संबंध है 1987 से 1992 तक। फिर प्रतिभा पाटिल, ये 2007 से 2012 तक रही हैं। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे हैं। राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, शंकर दयाल शर्मा ये 1992 से 1997 तक रहे। आर वेंकट रमन ये 1987 से 1992 तक रहे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रही और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे। नेक्स्ट आते हैं, शासन के वर्गीकरण क्यों। यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है अराजक लोकतंत्र या भीड़ का शासन। शासनों के वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को जाना जाता है अराजक लोकतंत्र या भीड़ का शासन। शासकों को वर्गीकरण की यूनानी पद्धति के अनुसार अनेकों द्वारा शासन के विकृत रूप को अराजक लोकतंत्र या भीड़ का शासन के रूप में जाना जाता है। शासन का यह वर्गीकरण अरस्तु द्वारा व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट है, जियाउद्दीन वर्नी की फतवा ए जहांदारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जो बर्नी हैं इनके द्वारा फतवा ए जहांदारी लिखी गई है। इसमें धार्मिक पुण्य प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श से संबंधित है, तो पहला ही सही हो जाएगा। जियाउद्दीन वन्नी के द्वारा रचित फतवा ए जहांदारी का उद्देश्य मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनैतिक संहिता का निर्माण करना,
बर्नी एक कट्टर मुसलमान थे और महमूद गजनवी को एक आदर्श शासक माना गया है। यह शरीयत के आधार पर शासन चलाने के पक्षधर थे ताकि धार्मिक पुण्य और प्रजा का विश्वास मुस्लिम शासकों को प्राप्त रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समुदाय का सदस्य नहीं है? तो सिंडिकेट समुदाय के सदस्य कौन नहीं हैं? तो वाई चौहान इसके सदस्य नहीं थे। एम.एन. निंजिंगप्पा थे, मोरारजी देसाई थे, के कामराज भी इसके अंतर्गत आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 के विघटन के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन और कांग्रेस जो कहलाती है तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई का निर्माण हुआ था। अनौपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही सिंडिकेट समुदाय कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता में कामराज, मोरारजी देसाई, सी निजलिंगप्पा, नीरम संजीव रेड्डी, सत्येंद्र नारायण सिंह, चंद्रभानु गुप्ता और अशोक मेहता और त्रिभुवन नारायण आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन से शासन की धारणा से संबंधित है? बताइए। शासन की धारणा के अंतर्गत आते हैं प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र। ये शासन की अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र शासन की अवधारणा से संबंधित है, जबकि लोकतांत्रिक प्रशासन एवं परिवर्तनोन्मुख लोकतंत्र प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया था? तो लोक नीति की क्रमिक वृद्धि है उसको चार्ल्स ई लिंडब्लोम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लोक नीति की क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप चार्ल्स लिंडब्लोम द्वारा दिया गया था। लिंडब्लोम लोक नीति को क्रमिक चरणों का परिणाम मानते हैं, ना कि क्रांति कदमों का। इस सिद्धांत को मॉडल थ्रो और बेबी स्टेप थ्योरी भी कहा जाता है, जिसका अध्ययन लिंडब्लोम द्वारा औद्योगिक जगत में व्यापारिक संघ, मजदूर संघ एवं कल्याणकारी नीतियों की दृष्टिगत किया गया है। इनके विचार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल के 2 लेखों में द साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो 1959 और स्टिल मॉडलिंग नॉट येट थ्रो 1979 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्न विचारकों में से कौन सी विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं करते? तो महिला समानता में विश्वास कौन नहीं करता है? अरस्तु और हीगल ने नहीं किया है, जबकि प्लेटो, मिल और मैरी वालस्टोनक्राफ्ट और मैरी इन सब के द्वारा किया गया है। अरस्तु और हीगल महिला समानता में विश्वास नहीं करते। अरस्तु जहाँ महिलाओं को राज्य का नागरिक ही नहीं मानते थे, वहीं हीगल और अरस्तु दोनों ही महिलाओं को पुरुषों से अद्वितीय मानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली के लिए सरकार का लोकतंत्र का आदर्श रूप माना गया है। द डिस्कोर्स में मैकियावेली द्वारा आदर्श राज्य के शासन के रूप में गणितीय व्यवस्था का समर्थन किया गया है, किंतु उसने कहा यह उसी समाज में लागू होता है जहां जनता सद्गुणी होगी। नेक्स्ट आती हैं द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में J.S. मिल ने किसका विस्तार से वर्णन नहीं किया है? तो इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित आदर्श सरकार का, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का और स्वशासन की संस्थानों का इन्होंने वर्णन किया है। द कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में J.S. मिल ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वर्णन नहीं किया है, बल्कि अपनी अन्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार दिया है और राज्य के हस्तक्षेपवादी स्वरूप का विचार दिया है और कल्याणकारी राज्य की नींव रखी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संसदीय समितियों को उनके निर्माण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संसदीय समिति हैं, उनकी स्थापना सबसे पहले होती है लोकलेखा समिति की स्थापना, फिर प्राक्कलन समिति की स्थापना, फिर बनती है लोक उद्यम समिति, फिर बनती है विभागीय स्थायी समिति। सबसे पहले लोकलेखा समिति जो कि 1921 में बनी थी, 22 सदस्य थे इसमें। प्राक्कलन समिति 1950 में स्थापित की गई थी, 30 सदस्य थे इसमें। और लोक उद्यम समिति 1964 में स्थापित की गई थी और इसमें 22 सदस्य थे। विभागीय स्थायी समिति 1993 में स्थापित की गई थी और 45 सदस्य थे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य किनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं? तो इनको प्रस्तुत किया गया है W.H. मॉरिस जॉनसन के द्वारा, रजनी कोठारी के द्वारा, फ्रांसिस फैकेल के द्वारा और लॉयड रोडोल्फ के द्वारा।
भारतीय राज्य को प्रकृति के बारे में संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मॉरिस जोन्स रजनी कोठारी द्वारा किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य के द्वारा प्रकारों के अध्ययन के आधार पर राज्य की संरचना का अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? तो राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है टॉमस पेन के द्वारा। टॉमस पेन ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। शास्त्रीय उदारवाद द्वारा राज्य की संकल्पना को एक पहरी के रूप में माना जाता है, जहां राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है, अर्थात राज्य एक नकारात्मक पुलिसिया स्वरूप में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नारीवादी दृष्टिकोण से हेंस मैगेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का पुनर्निरूपण किया है? तो ये किया गया है जे.एन. टिकनेर के द्वारा। किसने किया है? जे.एन. टिकनेर ने किया है। हेंस मैगेंथाउ के 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म का नारीवादी दृष्टिकोण से पुनर्निरूपण जे.एन. टिकनेर के द्वारा किया गया है। जे.एन. टिकनेर की प्रमुख किताबों में आती है जेंडर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1992, मैगेंथाउ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म 1917 और यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड 1997 में आई थी। टिकनर ने मैगेंथाउ के विपरीत मानव स्वभाव को अच्छा माना है। इनके अनुसार संघर्ष करना पुरुषों का स्वभाव है, महिलाओं का नहीं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को भी बढ़ाने का समर्थन दिया है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। पुस्तक दी गई है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, इसको लिखा गया है जॉल्स लिंडब्लीम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आते हैं द पावर एलीट, इसको लिखा है सी राइट मिल ने। आ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, इसको लिखा गया है रॉबर्ट डेहल के द्वारा। और द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ गुड्स, इसको मैनक्योर ऑल्सन के द्वारा लिखा गया है। तो सही क्रम हो जाएगा पुस्तक और उनके लेखक का। पहले आती है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, ये चार्ल्स मिडब्लेम्स के द्वारा लिखा गया है। द पावर एलीट सी राइट मिल के द्वारा लिखा गया है। आ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डेहल के द्वारा लिखी गई है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शंस पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, इसको लिखा गया है मैनक्योर ऑल्सन के द्वारा। नेक्स्ट दिए गए हैं कथन। पहला कथन कहता है कि चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ा था, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, किंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी की कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण मात्र 25 दिन पश्चात 20 अगस्त 1979 को चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारतीय इतिहास के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, अतः पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में नियम संख्या 198 के द्वारा लाया गया था। यदि लोकसभा में 50 सदस्य मांग करें तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। इसी के कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती। प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया था, जो पारित नहीं हुआ। अब तक बीपी सिंह, देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा मानी जाती है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय सदस्य राष्ट्रों का एक राजनीतिक आर्थिक समूह है। यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही शाखा है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल थे। लिस्बन संधि में इसकी कार्यकारी स्वरूप का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अपने अस्तित्व को स्वतः बनाए रखने के लिए कार्य वाली पृथ्वी को एक जीवंत इकाई के रूप में सबसे अधिक समझा जाता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सिद्धांत को जाना जाता है
गेया परिकल्पना के रूप में। क्या कहा जाता है इसको? गेया परिकल्पना कहा जाता है। उपयुक्त कथन गेया परिकल्पना से संबंधित है। जेम्स लवलॉक को गेया परिकल्पना ने एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच की चुनौती दी थी। गेया का प्रस्ताव है कि पृथ्वी एक जीवित जीव की तरह काम करती है। यह जीवन एक स्व-विनिमय प्रणाली का हिस्सा है जो ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त दशा में बनाए रखने हेतु भौतिक एवं रासायनिक वातावरण में हेरफेर करता है। लवलॉक ने इस विचार को गेया आ लाइफ ऑन गिव 1979 में, गेया का बदला 2006 में और द वेनिशिंग फ्रेम ऑफ गेया 2009 के माध्यम से पुस्तकों की एक श्रृंखला में विकसित किया। इनका तर्क था कि जैसे जैसे भौतिक प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने हेतु प्रतिक्रिया देती है। नेक्स्ट आते हैं चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब दो ऐसे व्यक्तियों में संवाद हो जो कार्य योगदान और सहयोग के इच्छुक हों। बर्नार्ड के अनुसार संगठन 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: संचार, सहयोग की भावना और सामान्य उद्देश्य या सामान्य परियोजना। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि अल्पतंत्र वह सरकार है जिसमें कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि रॉबर्ट मैकेंजी ने लोकतंत्र के लोह सिद्धांत की परिकल्पना की है, तो ये भी सही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अल्पतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन सत्ता में सदैव कुछ लोगों का प्रभुत्व रहता है। इस अवस्था में समाज में शक्ति का वितरण सदैव असमान होता है, अर्थात शासन सदैव विशिष्ट वर्ग के हाथों में रहता है, इसलिए पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, अल्पतंत्र के लोह नियम की परिकल्पना रॉबर्ट मैकेंजी ने नहीं वरन रॉबर्ट मिशेल ने की थी, इसलिए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक नियतत्ववाद को अस्वीकृत किया है और राजनीतिक एवं बौद्धिक संघर्ष का समर्थन किया है? तो इनका नाम है एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक नियतत्ववाद की संकल्पना की अस्वीकृति की है और नव मार्क्सवाद का आधार रखा है। ग्राम्सी ने अधिसंरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और राज्य और नागरिक समाज का चित्रण किया है। ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज द्वारा समाज की अधिसंरचना पर नियंत्रण आधिपत्य स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए स्थितियों का युद्ध, सांस्कृतिक एवं गतिशील युद्ध, राजनीति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं और उनकी रचना की विषय वस्तु बताइए। तो पहले आते हैं गीतांजलि। जो गीतांजलि है इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण को बताया गया है। नेक्स्ट आती है गोरा। गोरा में जो औपनिवेशिक भारत है उसमें विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया गया है। साधना, यह जीवन का बोध कराती है। और घरे वीरे, द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अध्ययन किया गया है, गहन अर्थ बताया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियाँ और उनकी विषय वस्तु। पहले आती है गीतांजलि, इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण बताया गया है। गोरा में औपनिवेशिक भारत में विविधतापूर्ण सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया गया है। साधना, यह जीवन का बोध कराती है। और घरे वायरे, द होम एंड द वर्ल्ड, यह स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि में जीवन का गहन अर्थ बताती है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित है 21वां अनुच्छेद। न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करने में न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। न्यायालय ने कहा है जीवन का तात्पर्य सिर्फ भौतिक अस्तित्व नहीं वरन एक संपूर्ण जीवन के साथ आधारभूत जरूरतों जैसे कि स्वच्छ जल, वायु, चिकित्सा आदि भी सम्मिलित है। न्यायालय के द्वारा समय समय पर इस संबंध में आदेश भी दिए जाते हैं जो कि न्यायिक सक्रियता का आधार बने हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सतही और सुधारवादी परिस्थितियों की विशेषता है? तो सतही और सुधारवादी परिस्थितियों के अंतर्गत आती है सुधारवादी परिस्थिति की परिस्थिति और पूंजीवादी आधुनिकता के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह वृद्धि की सीमाओं को स्वीकार करती है, तो ये भी सही है। यह पारिस्थितिकी
केंद्रवाद को अपनाते हुए मानव केंद्रवाद के समस्त रूपों को अस्वीकार करती है तो तीसरा गलत हो जाएगा। और यह पर्यावरण को क्षति को वाह्यता और सामाजिक लागत मानती है तो ये भी सही हो जाएगा। सी को छोड़कर सभी सही हैं। सतही और सुधारवादी पारिस्थितिकी केंद्रवाद और मानव केंद्रवाद के सामंजस्य पर जोर देती है। नेक्स्ट आता है कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि किसी देश की विदेशी नीति इसके इतिहास का परिणाम होती है तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि भारतीय विदेशी नीति राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मूल्यों से निर्मित है तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेशी नीति के निर्माण में उस देश के इतिहास का संस्कृति का प्रमुख योगदान रहता है। जैसे भारतीय विदेशी नीति में अशोक और कौटिल्य दोनों की विशेषताएं विद्यमान हैं। दूसरा, भारतीय विदेशी नीति राष्ट्रीय आंदोलन के कई केंद्रीय मूलों को समाहित किए हुए हैं, जैसे कि साम्राज्यवाद विरोध, औपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद का विरोध, हथियार लामबंदी का विरोध और आहस्तक्षेप की नीति आदि। दोनों ही कथन इसमें सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो भारतीय राजनीति कैसी है? दोहरा शासन होता है, संसद का सर्वोच्चता नहीं होती, संघ की आशुणता होती है, राज्यों की आशुणता नहीं होती। तो कौन से इसमें सही हो जाएंगे? असत्य कौन से हैं? तो बी और डी असत्य हैं। भारतीय शासन या राजनीति व्यवस्था में संघवादी स्वरूप को अपनाया गया है, जिससे यहाँ संघ और राज्य का दोहरा शासन पाया जाता है, परंतु राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात राज्य जो है या संघ है इसकी आशुणता को बनाए रखता है। संसदीय सर्वोच्चता ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, जबकि राज्य की आशुणता का लक्षण अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? तो ये कहा गया है W.H. मॉरिस जोन्स ने। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से W.H. मॉरिस जोन्स ने स्थायी कहा है। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकें और लेखक बताइए। पॉलिसी साइंस, ये जो है पॉलिसी साइंस है ये दी गई है डी लर्नर और हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा। नेक्स्ट आती है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको W.F. बिलोबी के द्वारा दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसको हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, इसको रॉबर्ट डहल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखो पुस्तकें और उनकी लेखक। पहले आते हैं पॉलिसी साइंस, इसको डी लर्नर और हेरोल्ड लॉसवेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको W.F. बिलोबी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ये हर्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई है। और द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, इसको रॉबर्ट डहल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं लोकतांत्रिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक विवरण का कारण नहीं है? तो इसमें आयात प्रतिस्थापना का संकट आता है, सैन्य शासन व्यवस्था द्वारा अपनी लोकप्रियता और वैधता का खोना भी है और सामाजिक परिवर्तन भी है, लेकिन जन माध्यम इसके अंतर्गत नहीं आता। लोकतांत्रिक के संदर्भ में जन माध्यम लोकतांत्रिक विवर्तन का कारण नहीं है, जबकि जनमाध्य के साधनों का समुचित और प्रभावी प्रयोग लोकतंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यक शर्त है, क्योंकि ये जनमत निर्माण के प्रमुख साधन हैं। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स की कृति को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कार्ल मार्क्स हैं इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, पहले आती है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके बाद दास कैपिटल, फिर द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, और फिर उसके बाद आती है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सबसे बाद में लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स की कृतियों का सही आरोही क्रम होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रतिपादित की गई थी। द दास कैपिटल, इसको 1867 में
प्रस्तुत किया गया। द क्रिटिक ऑफ गोया प्रोग्राम 1875 में आई और द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट इसको पब्लिश किया गया था 1942 में। नेक्स्ट आती है उदार लोकतंत्र और बाजार के युग ने राजनीतिक सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? ये था फ्रांसिस फुकुयामा का। पूर्वीय साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसिस फुकुयामा ने द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में इतिहास के अंत की घोषणा की और कहा कि सोवियत संघ पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को विजय ने विश्व में उदारवादी लोकतंत्र एवं बाजारवादी व्यवस्था की निर्णायक जीत हुई है। अब विचारधाराओं के द्वंद्व का अंत हुआ है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो रूढ़िवाद के विचारक माने जाते हैं एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड और फ्रेडरिक वॉन हाइक माने जाते हैं रूढ़िवाद के विचारक। लेकिन टी.एच. ग्रीन इसके विचारक नहीं हैं। टी.एच. ग्रीन को नव हीगलवादी परंपरा का विचारक माना जाता है। इनके द्वारा उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे सफल संशोधन किया है। ग्रीन द्वारा कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वे एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारक हैं, जबकि एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड और फ्रेडरिक वॉन हेयक रूढ़िवादी परंपरा के विचारक हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सभ्य समाज संगठन है? बताइए। सभ्य समाज के अंतर्गत आते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और मजदूर किसान संघर्ष समिति। लेकिन विज्ञान पर प्रसार इसके अंतर्गत नहीं आता, तो पहले सही हो जाएंगे, सी को छोड़कर सभी सही हैं। सभ्य समाज संगठन नागरिक समाज में उपस्थित वे संगठन होते हैं जो कि प्रगति और स्वरूप में सरकारी एवं व्यावसायिक संगठन से भिन्न होते हैं तथा इसके कुछ निश्चित कल्याणकारी उद्देश्य या ध्येय होते हैं। इन अर्थों में बचपन बचाओ आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मजदूर किसान संघर्ष समिति सभ्य समाज संगठन, जबकि विज्ञान प्रसार एक स्वायत्तता संगठन है जिसकी स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1989 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो पहला, इसमें उपभोक्ताओं की परिभाषा विस्तृत की गई है, पहला सही है। दूसरा, इसमें शिकायतों की ई फाइलिंग की व्यवस्था की गई है, ये भी सही है। यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, ये भी सही है। यह विवादों के निपटारे की वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 को प्रभावी हुआ, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया था। इसमें उपभोक्ताओं की परिभाषा, शिकायत की ई फाइलिंग और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो कि 36 सदस्यों के द्वारा बनाई जाती है, मध्यस्थता एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान किया गया है। यह अधिनिर्णय प्रक्रिया को सरल बनाएगा। जहां भी गुंजाइश हो, सभी पक्ष सहमत हों, वह मध्यस्थता के लिए उपभोक्ता आयोग द्वारा एक शिकायत उल्लिखित कर उपभोक्ता आयोग के तत्वाधान में मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा मध्यस्थता आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नीचे दिए गए निष्कर्ष प्रतिरोध सत्याग्रह के माध्य के अंतर के बारे में कथन दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें सही है? बताइए। तो इसमें कथन पहला, निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करता, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है, जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। तीसरा कहता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह में समान है, ये गलत है। निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं है, जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से भय है, तो होता है, ये भी गलत हो जाएगा, सी और डी गलत है। गांधी जी के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर होता है। वे निष्क्रिय प्रतिरोध को नकारात्मक रूप मानते हैं, जबकि सत्याग्रह स्वरूप को सकारात्मक मानते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है, जबकि सत्याग्रही व्यक्तियों का प्रयास आत्मिक स्वरूप में शक्तिशाली बल से भय होता है।
जबकि सत्याग्रह विरोधी के हृदय परिवर्तन की कोशिश होती है। नेक्स्ट आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आधे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ, इसलिए हम पढ़ेंगे यहीं से। सुरक्षा परिषद, ये बैरी बोजान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है सामूहिक सुरक्षा, ये पाल्मे रिपोर्ट के द्वारा 1992 में प्रतिपादित की गई थी। सुरक्षा समुदाय, इसको कार्ल डोएच के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और सुरक्षा शासन व्यवस्था को रॉबर्ट जेविस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रधान संबंध है, जो प्रधान है इसका संबंध है विरोधी विचार को आपदस्थ कर प्रभावता उस काल का सामान्य बोध बन जाने की बुर्जुआवादी की क्षमता से संबंधित है। प्रधान की अवधारणा का संबंध ग्रामशी की अधिरचना सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सांस्कृतिक और बौद्धिक क्रांति द्वारा विरोधी विचारों को आपदस्थ कर एक सामान्य जन चेतना का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सी कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सत्य हैं। निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद से संबंधित हैं। पहला, निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, निरंकुश शासन व्यवस्था संस्थानीकृत और वैध हो सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तित करने का प्रयास करती है, ये भी सही है। चौथा, सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था का कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता। वे संस्थानों को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती, तो ये गलत हो जाएगा। पहले तीनों सही हैं। निरंकुश प्रकार की शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वे वैध अवैध के भय से मुक्त होती हैं। सर्वसत्तावादी व्यवस्था राज्य समाज होती है, अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित कर लेती है। सर्वसत्तावादी और निरंकुश व्यवस्था की विचारधारा के प्रति समर्पण होता है तथा वे इस प्रयोजन हेतु हिंसा और बल के सभी साधनों का प्रयोग करती हैं। नाजीवाद या फांसीवाद, जो कि इटली के प्रमुख जर्मन उदाहरण हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आदि द्रविड़ आंदोलन के केंद्र और उनके नेता बताइए। पहले आते हैं मद्रास में आदि द्रविड़ आंदोलन चलाया गया था M.S. राजा के द्वारा। हैदराबाद में B.R. वर्मा के द्वारा। मैसूर में मुरुगेश पिल्लई के द्वारा और नागपुर में विठोबा राव जी के द्वारा इसको चलाया गया था। आदि द्रविड़ आंदोलन और उनके नेता, पहले आते हैं मद्रास में M.S. राजा के द्वारा। हैदराबाद V.R. वर्मा। मैसूर मुरुगेश पिल्लई और नागपुर में विठोबा राव जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से सत्य बताइए। पहला कथन है कि भूमंडलीकरण ने भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायता की है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज पर गहन प्रभाव डाला है, तो ये सही हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। भूमंडलीय प्रक्रिया एक सर्वदेशीय लोकतंत्र की प्रक्रिया की हिमायती है, पहला कथन असत्य हो जाएगा। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका किसी भी राष्ट्र पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं है। भूमंडलीकरण के द्वारा हमारे समाज की परंपराओं, पारिवारिक संरचना, मूल्य, भाषाई प्राथमिकता, नीतियों आदि पर भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए विकल्प सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला दिया गया है सहमति का युग, इसका संबंध है जॉर्ज मॉनवाइट के द्वारा। पेयर कौन का संबंध है माइकल एल्बर्ट के द्वारा। मास्क की छाया स्पेक्टर ऑफ मास्क, ये दिया गया है नाओमी कैलिन के द्वारा। और नो लोगो दिया गया है जैकस डेरिडा के द्वारा। सहमति का युग जॉर्ज मैनवाइट के द्वारा दिया गया है। पेयर कौन का संबंध है माइकल एल्बर्ट से। मास्क की छाया स्पेक्टर ऑफ मास्क, ये नाओमी कैलिन के द्वारा दिया गया है। और नो लोगो ये जैक्स डेरिडा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। तो उत्तर आधुनिक विचारक आते हैं हमारे जीन फैशवा लोइटाई, मिशेल फुको और रिचर्ड रूटी। लेकिन हर्बर्ट मार्क्यूज
उत्तर आधुनिक विचारक नहीं हैं। दिए गए विकल्प में हर्बर्ट मार्क्यूज उत्तर आधुनिक विचारक ना होकर फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना वन डायमेंशनल मैन है, जिसमें इन्होंने पूंजीवाद समाज द्वारा बढ़ाई जा रही मिथक आवश्यकताओं पर प्रहार किया है। नेक्स्ट आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। 6 अगस्त 2019 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 भारतीय संसद द्वारा 6 अप्रैल 2019 को पारित किया गया था। यह 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। यह विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 को प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी अराजकतावाद की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें निजी संपत्ति होती है, अति उदारवाद होता है, सविनय अवज्ञा होती है, लेकिन जैव विविधता इसके अंतर्गत नहीं होती। व्यक्तिगत अराजकतावाद की संकल्पना में जैव विविधता सम्मिलित नहीं होती, जबकि ये निजी संपत्ति को नकारते हैं, अति उदारवादी और आदर्शवादी समाज के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, अर्थात राजविहीन समाज की संकल्पना करते हैं, और सविनय अवज्ञा को प्रतिरोध का प्रमुख साधन मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन असत्य हैं, बताइए। पहला है, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। दूसरा भी सही हो जाएगा। यह एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। सी गलत हो जाएगा। डी कहता है कि इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी गलत है और सभी सही हैं। भारतीय संघवाद को राज्य का संघ कहा जाता है। इसमें संघों को अशून्यता को बनाए रखने जाने के संकल्प दिए गए हैं, अर्थात एक मजबूत केंद्र की उपस्थिति के साथ संघवादी स्वरूप विद्यमान है। केसी व्हीलर ने भारतीय संघीय प्रणाली को अर्धसंघीय कहा है, क्योंकि इसमें संघीय शासन और एकात्मक शासन का मिला जुला स्वरूप विद्यमान है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण किसने दिया है? इसका वर्णन दिया है केनेथ वाल्टर्स ने। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है हंस मैकेंथाउ के द्वारा। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है, ये कहा गया है जॉन मेयर शेमर के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून, समाज का कोई स्थान नहीं है, अर्थात इसे परिसीमित किया जाता है, ये कहा गया है थ्यूसिडाइजिस के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। द्विध्रुवीयता शक्ति का सर्वाधिक स्थिर वितरण है, ये केनेथ वाल्टर्स ने कहा है। हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित हंस मैकेंथाउ ने किया है। राज्य अपनी सापेक्षिक शक्ति स्थिति को अधिकतम बनाने का प्रयास करता है, जॉन मेयर शेमर ने कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्याय, कानून और समाज का कोई स्थान नहीं है, अर्थात इसे परिसीमित किया जाता है, ये कहा गया है थ्यूसिडाइजिस के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जस एड वेलम युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा मानवता, इसके अंतर्गत नहीं आता। न्याय संगत कारण आते हैं, विधि संगत प्राधिकार आते हैं, और समानुपातिकता आती है। सेंट ऑक्विनास ने जस एड वेलम युद्ध के न्याय संगत विकल्प के सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि युद्ध की घोषणा न सिर्फ सार्वजनिक होनी चाहिए, बल्कि न्याय संगत या प्राधिकृत सत्ता द्वारा होनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार न्याय संगत कारणों का होना भी युद्ध की आवश्यक शर्त है। इसे गौण राष्ट्रीय हितों के कारण संचालित नहीं किया जा सकता। न्याय संगत युद्ध की संकल्पना में युद्ध विजय की प्राथमिकता का भी अवलोकन होना चाहिए। सैनिक साधनों का समानुपातिक प्रयोग किया जाना चाहिए और युद्ध के अंतिम अस्त्र के रूप में हिंसा का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, किसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? ये कहा गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। 1857 का जो विद्रोह है वह राष्ट्रीयवादी विचारक बी.डी. सावरकर द्वारा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया। इनकी प्रमुख कृति द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में आई थी। नेक्स्ट आते हैं, कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि स्वतंत्रता समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र
उदारवाद समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही हैं। सामाजिक लोकतंत्र मुख्यतः नॉर्डिक देश अर्थात स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड में विद्यमान है। इसमें स्वतंत्रता और समानता को समावेशित करने हेतु उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को सहारा लेते हैं, इसलिए कथन पहला सही है। दूसरा, सामाजिक लोकतांत्रिक राष्ट्र अर्थव्यवस्था में केंशियन प्रतिक्रिया का पालन करते हैं, अर्थात वे नव निगमवाद और कल्याणकारी शासन प्रणाली का समर्थन करते हैं। इसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं, इसलिए कथन सेकंड भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं दिया है? तो इसमें कार्य के प्रभावी मानकों की कमी में योगदान दिया गया है, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्व की स्पष्ट समझ का अभाव है, प्रबंधन द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना होता है लेकिन समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन इसके अंतर्गत नहीं आता। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतों का निर्माण लोक प्रशासन में डब्ल्यू टेलर ने 1909 में किया था। टेलर ने संगठित कुशलता और मितव्ययिता, औद्योगिक संगठन में प्रबंधकीय प्रथाओं का प्रयोग और कर्मचारी प्रबंधन के मध्य उत्तरदायी समझ के विकास हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति इजाद करने पर बल दिया है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं किसमें? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में। अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त होती है। नेक्स्ट आती है, निम्नलिखित में से किन देशों में भारत ने शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया है? तो भारत ने शांति स्थापना में भाग लिया है कोरिया में, गाजा पट्टी में, साइप्रस में और लेबनान में। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। वर्ष 1950 के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना से संबंधित 71 कार्यक्रमों में से 49 कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसमें 2 लाख से अधिक भारतीय सेना ने योगदान दिया है। नेक्स्ट आते हैं, परशता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। परशता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेबनानवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो कि विकास सिद्धांत के आलोचक हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पराशरता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है, नहीं देता तो बी गलत हो जाएगा। तीसरा, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है, तो ये सही हो जाएगा। और पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती, ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। पराशरता सिद्धांत विकास सिद्धांत की आलोचना पर आधारित है। इसमें मुख्य भाष्यकार शमीर अमीन और आंद्रे गुडर फ्रैंक हैं, जो मानते हैं कि तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित हैं। इसमें पिछड़ेपन का कारण विकसित देशों द्वारा उनका शोषण है। वे विश्व व्यापार को कोर अर्थात विकसित राष्ट्र, अर्ध परिधि या विकासशील राष्ट्र, परिधि अविकसित राष्ट्र या तीसरी दुनिया के देशों में विभाजित करते हैं और मानते हैं कि कोर द्वारा अर्ध परिधि और परिधि के राष्ट्रों का अर्ध परिधि के द्वारा परिधि के राष्ट्रों का शोषण किया जाता है। इस सिद्धांत पर इस बात पर जोर दिया गया है कि तीसरी दुनिया का विकास कोर राष्ट्रों के विकास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, तो पहला सही है। दूसरा, भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं। प्रत्येक राष्ट्र के संविधान का अपना दर्शन होता है जो उस राष्ट्र के मूल अभिव्यक्ति संस्कृति का आईना होते हैं, अतः कथन पहला सत्य हो जाएगा। जिससे फ्रांस के संविधान में निहित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान का दर्शन जानने के लिए हमें नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्यपरक संकल्प प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था उस पर दृष्टिपात करना होगा। इसमें समझाए गए बिंदु उत्तरदायी सरकार, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वजनिक
निर्वाचन प्रणाली आदि बाद में भारतीय संविधान का आधार बने। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? तो पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी रहे हैं VR अम्बेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। वे मानते थे कि गांव संकीर्णता, अज्ञानता और अंधविश्वास और सांप्रदायिक जाति प्रथा और निम्न स्वार्थों की पूर्ति के गण हैं। अतः ग्राम पंचायतों को संविधान का आधार बनाना आत्मघाती होगा। इससे अत्याचार बढ़ेगा और रूढ़िवादी व्यवस्था का सत्ता में संकेंद्रण बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, EV रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? वो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, उसमें सम्मिलित हुए थे। EV रामास्वामी पेरियार एक भारतीय आंदोलनकारी थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। वे प्रारंभ में वर्ष 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे, परंतु 1925 में पार्टी में ब्राह्मणवादी मानसिकता की बढ़ती प्रवृत्ति के आरोप पर उनसे इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने 1939 में और 1944 में उनका नाम बदलकर द्रविड़ कशगम कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, पारंपरिक प्राधिकार और सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया गया है? तो पारंपरिक जो प्राधिकार है, सत्ता है, उसकी अवधारणा में शामिल किया है व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार और सत्ता का प्रयोग। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा राजतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, अर्थात व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक विरासत में प्राप्त के रूप में सत्ता का प्रयोग किया जाता है। वह वंशानुगत होता है, जैसे राजा का बेटा ही संभव राजा होता है। मध्ययुगीन युग में यह व्यवस्था बहुधा प्रचलित थी। नेक्स्ट आते हैं, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो अरस्तु के अनुसार पोलिश को इतना बृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि स्वशासन सुनिश्चित हो सके। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पोलिश प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, कालानुक्रम अनुसार नहीं अपितु उद्देश्य परक रूप में था। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, पोलिश मानव संघों का उच्चतम सर्वाधिक व्यापक रूप है। तो ये भी सही हो जाएगा। पोलिश मानव का बृहद स्तर है, ये गलत हो जाएगा। चौथा गलत है। अरस्तु आदर्श राज्य की संकल्पना पोलिश का विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत अधिक ना ही बहुत कम होनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार पोलिश या राज्य का स्वरूप स्वाभाविक, प्राकृतिक और आंगिक है तथा व्यक्ति से पूर्ववर्ती एक उद्देश्यपरक संस्था है, जिसका उद्देश्य एक नैतिक मानव समुदाय का निर्माण करना है। वह राज्य को समुदायों का समुदाय या समुदाय का उच्चतर रूप मानता है, जबकि प्लेटो राज्यों को मनुष्य का उच्चतर या बृहद रूप मानते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? जो हिंदू राष्ट्र का विचार है वो दिया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः वीडी सावरकर का है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में आती हैं हिंदुत्व, जो कि 1923 में आई थी, हिंदुत्व पद पातशाही 1925 में आई। सावरकर एक क्रांतिवादी राष्ट्रवादी थे जो कि मैजिनी के विचारों से प्रभावित थे। इनका मानना था कि हिंदू का आशय केवल धर्म परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति या राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट आते हैं, जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित में से किन दलों या गठन का गठित किया है? तो किन दलों का गठन किया है? तो इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की है। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने सन 1934 में फेवियवादी और मार्क्स लेनिनवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी सम्मिलित द्वारा 1952 में इसको स्थापित किया गया था। जो मजदूर प्रजा पार्टी है वो JB कृपलानी की थी। इन दोनों को मिला दिया गया 1952 में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित रमाबाई के संबंध में सत्य है बताइए? जो पंडित रमाबाई हैं, इन्हों के द्वारा वह एक द हाई कास्ट वुमेन की लेखिका मानी जाती हैं। वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। पंडित रमाबाई, बचपन का नाम था उनका मनोरमा, एक सामाजिक सुधारवादी महिला हैं। वे प्रथम महिला थीं जिन्होंने पंडिता या सरस्वती की उपाधि अर्जित की थी। इन्होंने
1890 में मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य महिला शिक्षा और बाल विवाह उत्पीड़न हेतु संघर्ष था। इन्होंने 1883 में ब्रिटेन में ईसाई धर्म ग्रहण किया। इन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की रचना की और महिला मुक्ति हेतु आर्य महिला समाज और शारदा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर और उनके प्रधानमंत्री बताइए। तो शिमला समझौता किन के द्वारा किया गया था? तो इस जो शिमला समझौता है वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना, ये कोशिश की थी राजीव गांधी ने। और लाहौर घोषणा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो भारतीय विदेश नीति के मील के पत्थर और ये हमारे प्रधानमंत्री। पहले आते हैं शिमला समझौता, इंदिरा गांधी ने किया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी की है। श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना राजीव गांधी ने किए थे। और लाहौर घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो आईसीसी को कोर्ट ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में रोम विधि या स्टैट्यूट द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये सही हो जाएगा दूसरा। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र का तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने ही अर्थात अभियोजन चलाने की अनिच्छुक अर्थात असमर्थ हो। तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यह युद्ध आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध अभियोजन नहीं चला सकता, गलत हो जाएगा। और आईसीसी हेग में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। आईसीसी को कोर्ट ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट के रूप में 17 जुलाई 1998 में स्थापित किया गया था। रोम विधि की उद्घोषणा के साथ 2002 में प्रभावी हुआ। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब राष्ट्र किसी मामले में जांच करने के अनिच्छुक हों। इसका कार्य युद्ध और मानव संहार के कृत्यों पर सुनवाई करना है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न है। इसका मुख्यालय हेग में है और वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट आते हैं कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को M.N. रॉय द्वारा गलत या अपूर्ण मानते हैं। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, M.N. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक साधनों के प्रयोग से नहीं होता। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। M.N. रॉय जीवन के प्रथम चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, द्वितीय चरण में वे मार्क्सवादी हो गए और अंतिम चरण में वह नव मानववादी हो गए। M.N. रॉय मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि संस्कृति, धर्म, दर्शन और अर्थव्यवस्था का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों द्वारा नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं उत्तर शीत युद्ध युग में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता की विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर NNCP का विचार दिया था? तो ये AP राणा के द्वारा दिया गया है। शीत युद्ध के दौर में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु AP राणा ने द न्यू नॉर्दर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का विचार दिया था। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले जो हमारी 19 में हमारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसमें सबसे पहले आता है शांतिपूर्ण तरीके से हथियार को एकत्रित करना। पहले बोलने की, फिर इसमें आप एकत्रित कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हो। दूसरा, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरे में दिया गया है भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण कर सकते हो और कोई भी व्यापार अपना सकते हो, ये चौथा है। संविधान के 19 में प्रतिस्थापित 6 स्वतंत्रताओं का क्रमबद्ध विवरण किया गया है। इसमें सबसे पहले आती है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि 19(1) में दी गई है, 1 की ए में। फिर बिना हथियारों के शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता बी में दी गई है। समूह संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(a) के सी में दी गई है। और भारत में संपूर्ण क्षेत्र में रहने बस जाने की स्वतंत्रता 19(1) डी में दी गई है। और भारत के समूचे भाग में रहने का बस जाने की स्वतंत्रता 19(a) ई में दी गई है। और भारत के सभी नागरिकों को व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति का अधिकार दिया गया है जी में। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी
G.A. कोहेन के विचार तत्व नहीं हैं। तो G.A. कोहेन के द्वारा पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत नहीं दिया गया है। उदारवाद समतावाद से प्रतिस्थापित वास्तविक भारतत्व दिया गया है। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन समतामूलक संरचना इनके द्वारा नहीं दी गई है और रोजगार उन्मुख समाजवाद इनके द्वारा दिया गया है। G.A. कोहेन ने अपनी पुस्तक वाई नॉट सोशलिज्म 2009 में समाजवाद संबंधी विचार दिए हैं। इन्होंने उदारवादी समाजवाद संबंधी विचार दिए और इन्होंने उदारवादी समतावाद के आधार पर समाजवादी मूल्यों का विश्लेषण किया और माना कि पूंजीवादी विश्व में बाजार क्रियाएं समाजवादी प्रक्रियाओं का संचालन करती हैं, ना कि राज्य। नेक्स्ट आती हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। IMF के बारे में पहला, IMF का सृजन ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा नहीं किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा, इसके द्वारा ही किया गया था। इसका कार्य विनिमय दर की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, सही हो जाएगा। आलोचक IMF को नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में देखते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। IMF संयुक्त राष्ट्र की विशिष्टकृत एजेंसी नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। ABCD सही हैं, ऑप्शन दिया नहीं था इसलिए आयोग ने इसका आंसर ही नहीं दिया। IMF का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणाम स्वरूप 1945 में हुआ था। तात्कालीन समय में इसकी सदस्य संख्या 29 थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 190 है। इसका मुख्य कार्य विनिमय करना है और स्थिरता सुनिश्चित करना है, उच्च रोजगार को प्रोत्साहित करना, संपोषणीय विकास सुनिश्चित करना और विश्व में गरीबी को दूर करना है। आलोचकों द्वारा इसके झुकाव को विकसित राष्ट्रों की ओर उन्मुख बताया गया है तथा इसे नव उदारवादी वैश्वीकरण की राजनीतिक भुजा के रूप में संबोधित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्टीकृत एजेंसी न होकर इसके एक कोष के रूप में स्थापित की गई है, अतः विकल्प BCD सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के बेतरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही और R एक ही सही व्याख्या भी करता है। तिलक एक उदारवादी स्वभाव के राष्ट्रवादी थे। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी दमन का विरोध करने हेतु तिलक ने स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के चतुर्सूत्र से संपूर्ण राष्ट्र में एक हलचल पैदा कर दी थी, इसलिए विकल्प A सही है। तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में प्रयोग के पक्षधर थे, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य था, इसका कथन है, तो ये G.H. सेवाइन का कथन है। G.H. सेवाइन ने अरस्तु के आदर्श राज्य को प्लेटो का दूसरा आदर्श राज्य कहा है। नेक्स्ट है मार्क्स की विसंबंधी श्रम की संकल्पना से संबंधित है। इसमें आती है उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजातीयता से विसंबंधन और प्रकृति से विसंबंधन। सभी विसंबंधन की संकल्पना युवा मास्क की कृतियों का प्रमुख बिंदु है। विसंबंधित श्रम अलगाववाद की संकल्पना का विचार उनकी पुस्तक इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट से उद्धृत है। इसमें 4 प्रकार के विसंबंधन का जिक्र किया गया है। पहला, उत्पाद से विसंबंधन, प्रक्रिया से विसंबंधन, प्रजाति से विसंबंधन और प्रकृति से विसंबंधन। नेक्स्ट है भारतीय विदेशी नीति का आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व में आने के क्रम में स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले आई थी पंचशील समझौता, जो कि हुआ था 1954 में। गुलजार सिद्धांत आया था 1999 में। लुक ईस्ट पॉलिसी मोदी जी के द्वारा अपनाई गई है, लेकिन 1992 में आई थी। और जो भारत सोवियत मैत्री संधि है, इसको 1971 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले पंचशील संधि, उसके बाद भारत सोवियत संधि 1971, फिर लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 और फिर आती है गुलजार सिद्धांत सबसे लास्ट में। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तथ्यों का क्रम इस प्रकार होगा। पंचशील समझौता 1954 में आया,
भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 में हुई, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में हुई और गुलजार सिद्धांत 1996 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पर्यावरण आंदोलन और उनकी राज्य बताइए। पहला, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है मध्य प्रदेश से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। इपको आंदोलन ये कर्नाटक से है और चिल्का आंदोलन उड़ीसा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से संबंधित है, मेघा पाटकर। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से। इपको आंदोलन कर्नाटक से। चिल्का आंदोलन उड़ीसा से। अग्रसूत्र संबंधित है, जो अग्रसूत्र है इसका संबंध है बौद्ध दर्शन से। अग्रसूत्र का संबंध बौद्ध दर्शन से है। यह दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र है, जिसमें बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मण भिक्षुओं को दी गई शिक्षाओं का संकलन है, जो कि धम्म और निर्वाण अरहत से संबंधित शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया गया है? तो समपरिवर्तनीयता को किसने नहीं अपनाया? जर्मनी ने नहीं अपनाया। नीदरलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के द्वारा अपनाया गया है। जर्मनी देश में सत्ता में सहभागिता तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। आयोग द्वारा इसका विकल्प सी सही माना गया है। संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट या राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, पहला सही हो जाएगा। जबकि संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द का विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है, ये गलत है। नेक्स्ट आता है, कथन बताइए। पहला कथन कहता है कि चेस्टर बर्नार्ड संगठन को 2 अधिक व्यक्तियों की संचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कथन कहता है कि चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन के मनोवैज्ञानिक पक्षों पर ध्यान दिया। औपचारिक संगठन को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहयोगी प्रक्रिया प्रणाली का मूर्त रूप माना, इसलिए कथन पहला सही है। जबकि बर्नार्ड ने मनुष्यों के आर्थिक पक्षों का दरकिनार करते हुए मनोवैज्ञानिक पक्षों पर बल दिया है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी। नीति आयोग द्वारा पूर्व में कार्यरत योजना आयोग को 1 जनवरी 1995 में प्रतिस्थापित नहीं किया गया, बल्कि 15 में प्रतिस्थापित किया था। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह भारत सरकार के योजना नियमन थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आते हैं, विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्नलिखित में से किस प्रकार के अस्त्रों से संबंधित है? तो ये नाभिकीय अस्त्रों से संबंधित है। विश्वसनीय न्यूनतम निवारक की संकल्पना नाभिकीय अस्त्रों से संबद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। पहले आते हैं हन्ना एरेंट, इनका संबंध है द ह्यूमन कंडीशन से। नेक्स्ट आते हैं फ्रांत्स फेनोन, इनका संबंध है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ से। माओ त्से तुंग, इनका संबंध है लिटिल रेड बुक से। और जॉन के गॉलवेथ, इनका संबंध है एफ्लुएंट सोसाइटी से। एफ्लुएंट सोसाइटी से संबंधित हैं। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। पहले आते हैं हन्ना एरेंट, इनका संबंध है द ह्यूमन कंडीशन से। फ्रांत्स फेनोन, इनका संबंध है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ से। माओ त्से तुंग, इनका संबंध है लिटिल रेड बुक से। और जॉन के गोलवेथ का संबंध है एफ्लुएंट सोसाइटी से। एफ्लुएंट सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धारणा भारत राज्य को सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो राज्य का सॉफ्टवेयर कौन मानी जाती है? जवाबदेही। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की जवाबदेहिता को राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, समकालीन समाज में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से
कौन इंगित करता है? तो भारत में नियोजन के स्वरूप को इंगित करता है परिप्रेक्ष्य नियोजन। समकालीन भारत में नियोजन के परिप्रेक्ष्य स्वरूप को अपनाया जाता है जो व्यवहारिक चुनौतियों का समाधान करके समपोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन करती है। नेक्स्ट है F.W. रिंग्स के समावेशी प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो प्रिज्मेटिक मॉडल की विशेषताएं हैं औपचारिकता बाद होगी, विषम जातीयता होती है और आच्छादन होता है, लेकिन ब्यूरो और कार्यालय इसके अंतर्गत नहीं आता। रिंग्स विकास प्रशासन के अग्रणी भाष्यकार हैं। इन्होंने संलयित या पारंपरिक कृषि आधारित समाज के निकट एवं वितरित समाज, आधुनिक औद्योगिक समाज के निकट के मध्य का एक नया संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल प्रस्तुत किया है जिसकी विशेषता निम्न है। पहला, औपचारिकता बाद होगा, ये सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर बताते हैं। दूसरा, विषम जातीयता होती है, अलग अलग किस्म की व्यवस्था है, प्रथा उपागम की एक ही समय पर अस्तित्व में रखा है। साला प्रतिमान में संलयित समाज के चैम्बर या कार्यालय और विवर्तित समाज के ब्यूरो के तत्व का सम्मिश्रण पाया जाता है। आच्छादन विवर्तित समाज का वर्गीकृत, संलयित समाज की आवर्गीकृत संरचनाओं का सह अस्तित्व है। इसमें 5 अलग अलग पहलू हैं: भाई भतीजावाद, बहुमानकीयता, बहुसंप्रदायिकता, बाजार कैंटीन मॉडल, प्राधिकार बनाम नियंत्रण, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत या प्रतिरूप नहीं है, सर्वसम्मति इसके अंतर्गत नहीं आती, जबकि इसमें न्यायशीता, प्राधिकरण और जनादेश आते हैं। सर्वसम्मति से चुनाव प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। न्यायशीता मॉडल का उल्लेख आलमंड वर्क द्वारा किया गया था जिसमें समाज का प्रतिनिधित्व प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण मॉडल थॉमस पेन की संकल्पना है जो आम लोगों के निर्देश पर शासन की वकालत करता है। जनादेश मॉडल के अंतर्गत शासन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्ति को निर्वाचन व्यक्ति गुणों के आधार पर नहीं वरन दल की नीतियों का कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। इससे एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं शासन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। शासन के बारे में पहला, इसका सामान्य आशय प्रशासन और शासन नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, ये भी सही है। यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है, ये भी सही हो जाएगा। शासन और सरकार एक ही है, ये गलत है। शासन का अर्थ उस व्यवस्था में जो निर्देश या नियंत्रण की संकल्पना का प्रयोग करती है। यह निर्णय निर्माण, जवाबदेहिता, नियंत्रण का व्यवहार की संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संकल्पना है। भूमंडलीय के संदर्भ में यह विशिष्ट अर्थ रखती है जहाँ एक सुशासन की संकल्पना से बिंबित होती है। यह वैध शक्ति प्रयोग का एक तरीका है। शासन जहाँ स्वरूप में प्रकार्यात्मक है वहीं सरकार एक संस्थात्मक संकल्पना है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं होता? पहला, इसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, ये भी राज्य के कार्य के अंतर्गत आता है। जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबलन, ये भी है। लेकिन केवल साम्राज्य का निर्माण करना ये राज्य का कार्य नहीं होता। कौटिल्य अपने राज्य संबंधी कार्यों में साम्राज्य निर्माण का केंद्र बिंदु के रूप में समाहित नहीं करते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रायः सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया गया है? तो ये हो जाएंगे जॉन गोटफ्राइड हेडर। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आरंभिक विचारक या जर्मन दार्शनिक कवि प्रकृतिवादी जॉन गोटफ्राइड हेडर को माना जाता है। वह वाइमर क्लासिज्म और पुनर्जागरण से संबंधित हैं। इन्होंने भाषा, संस्कृति, चेतना के उत्थान को राष्ट्रवाद से संबंधित किया है। ग्रामशी पर हेडर की कविताओं का विशेष प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है। उपयुक्त विकल्प में न्यूजीलैंड देश का संविधान लिखित नहीं है, बल्कि
इन सभी सिद्धांत कानूनों पर आधारित है जो कि न्यूजीलैंड की राजनीतिक शासन प्रणाली को निर्धारित करते हैं। इसमें संवैधानिक एक्ट 1986, संधि परिषद के निर्णय, न्यायालय के आदेश, वाइंटेंगी की संधि के सिद्धांतों का विशेष महत्व है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, अभिशासन की संकल्पना भारतीय बैंक से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। अभिशासन का विचार राज्य के सत्ता एकाधिकार को समाप्त कर एक प्रभावी और उत्तरदायी सरकार हेतु नियमों के समुच्चय का निर्माण करने से संबंधित है, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, विश्व बैंक के द्वारा अच्छे अभिशासन की संकल्पना प्रतिपादित की गई है जो निम्न है: राजनीतिक उत्तरदायित्व, जनभागीदारी, स्थापित विधि प्रक्रिया, सूचना और विचारों की अभिव्यक्ति, कार्यकुशल एवं प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली, शासन और अन्य संगठन के मध्य सहयोग, पारदर्शी शासन। इसलिए कथन सेकंड भी सही हो जाएगा। ये गद्यांश दिया गया है और इसके फिर उत्तर देने हैं, है ना। लोकतंत्र के इस परिप्रेक्ष्य में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को सहायता या हानि कर सकता है, भले ही प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक ना हो, क्योंकि यह लोगों की प्रतिवृत्ति नहीं हो सकता, किंतु प्रतिनिधित्व का परिदृश्य भावनात्मक रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिसमें चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशा और सरकार के कार्यों पर बहुत निराशा व्यक्त की जाती है। यह समस्या इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि प्रतिनिधि सरकार या जनता मुख्यतः प्रतिविरोध के आधार पर कार्य करते हैं। एक प्रतिनिधि का पद चुनाव से कार्य करने के लिए समझौता करता है। प्रतिनिधि अपने किए गए कार्यों पर गर्व कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने निर्णय लिए जिसके समझौते को जन्म दिया, किंतु नागरिक विधायी कार्य पर गर्व नहीं कर सकते और वे प्रायः समझौते से उत्पन्न दुष्परिणामों का सामना करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रतिनिधियों को सदैव घृणा की दृष्टि से देखा जाए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। इसका कार्यालय इन्हें राजनीतिक पहल करने में समर्थ बनाता है, जो चुनाव प्रचार में व्यवहार नहीं या अन्य अल्पसंख्यकों की आवश्यकता की उपेक्षा करवाता है। इसकी आवश्यकताओं की उपेक्षा हुई है। यह बनाता है कि विधायी समझौते संबंधी आवश्यक कार्य प्रभाव का लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अतः यह कानूनी और अरस्तुवादी लोकतंत्र की उस समझ के प्रतिकूल हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सत्तावादी शक्ति के साथ नागरिकों के विचारण एवं निर्णय शक्ति पर आधारित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एथेनियन लोकतंत्र में नागरिक एवं प्रशासन एक दूसरे पर परिवर्तित रूप से शासन करते हैं, किंतु प्रत्येक विषय में उनकी शक्ति नागरिकों की राजनीतिक उपस्थिति और विचारण कार्यवाही पर अपेक्षित थी। अब इसके क्वेश्चन, लोकतंत्र की यूनानी एवं अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नागरिकों की विचारण शक्ति पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है नागरिकों की विचारण और निर्णय शक्ति पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। नेक्स्ट आता है लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोगों पर विधायी समझौते का प्रभाव पड़ता है। गद्यांश के आधार पर लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विधायी समझौते संबंधी आवश्यक कार्यों का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं? चुनाव के स्पष्ट परिणाम होते हैं प्रतिनिधि का पद। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनाव के स्पष्ट परिणाम में से एक प्रतिनिधि का पद के चुनाव से है, जो कानून बनाने के लिए शासितों पर राजनीतिक शासितों के एक समूह को अंत करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था? तो इन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ था, इसलिए इनको गर्व है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी
प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में दर्शाया गया है। तो चुनाव के अभियान के दौरान बड़ी आशाओं को प्रतिनिधित्व के परिदृश्य के रूप में दर्शाया गया है। प्रतिनिधित्व के परिदृश्य में भावनाओं का रोलर कोस्टर उतार चढ़ाव को दर्शाया जाता है, जिसमें चुनाव के दौरान बड़ी आशा और सरकार के कार्यों पर बहुत निराशा व्यक्त की जाती है। फिर से दिया गया है गद्यांश, फिर हम इसको पढ़ने के बाद उत्तर देंगे। पहला है, रोनाल्ड डॉप्किन का विचार है कि लोगों के कुछ अधिकार तो मौलिक होते हैं, लेकिन अनेक अधिकार मौलिक नहीं होते। वे मौलिक हैं क्योंकि वे राज्यों के विरुद्ध अधिकार हैं। डॉप्किंस का कहना है कि तुरूप के पत्ते के रूप में अधिकारों की अवधारणा राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार की विशेष संकल्पना को चिन्हित करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के संवैधानिक सिद्धांतों का केंद्र है। विशेष परिशिष्ट में डॉप्किन ने इस बात की वकालत की कि सरकार ने विरुद्ध अधिकार की संकल्पना उस स्थिति में और उपयोगी हो जाती है जब समाज का नस्ली आधार पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों में विभाजित किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी कोटि में आते हैं, अतः वे सबल अधिकार हैं। वे जोर देते हैं कि इस अधिकारों की अनुमति होनी चाहिए, इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और ना ही इनको प्रतिबिंबित करना चाहिए। इन स्वतंत्रता की अनुमति देनी चाहिए, भले ही इससे सामूहिकता के कल्याण का उल्लंघन होता है। इसके विपरीत वह अधिकारों के एक बड़े क्षेत्र की पूर्व कल्पना करते हैं, जहां राज्य सामान्य कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उन अधिकारों को सीमित करने के लिए विधायन बना सकते हैं। इन्हें आशक्त शक्तियाँ ये अधिकार कहा सकते हैं। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार, जो एक सशक्त अधिकार है, इसकी तुलना में स्वतंत्रता का अधिकार एक आशक्त अधिकार है। यह प्रथम दृष्टया परस्पर विरोधी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए सुरक्षा एवं निर्बाध ट्रैफिक प्रवाह के लिए सड़कों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अर्थ अधिकारों को सीमित करना नहीं है। दूसरी ओर प्रकाशन पर प्रतिबंध एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिकारों का दमन करेगा, भले ही वह सामान्य कल्याण में वृद्धि करे। अतः हालांकि दोनों विषयों में अधिकार सम्मिलित हैं, लेकिन एक को सीमित रखना न्यायोचित है जबकि दूसरे को सीमित रखना सही नहीं है। अब इससे संबंधित प्रश्न पहला कहता है कि राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें माना जाता है मौलिक अधिकार। राज्यों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का ही जिक्र है। नेक्स्ट है, सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के अधिकारों में बांटा जाता है। तो नस्लीय आधार पर समाज के वर्गीकरण में समाज या सरकार के विरुद्ध अधिकारों का महत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशक्त अधिकार है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह एक प्रकार का अशक्त अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार एक अशक्त अधिकार है, अर्थात इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, सशक्त अधिकार के लिए क्या आवश्यक है? तो सशक्त अधिकार के लिए आवश्यक है अनुमति प्राप्त करना। सशक्त अधिकारों के लिए उसका अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सामान्य कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है आशक्त अधिकार। आशक्त अधिकारों को सामान्य कल्याण के उद्देश्य से सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।